हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को लेकर फोकस्ड होंगे। मैं सूरज वर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप इन सारे चैप्टर्स को एक सीक्वेंस में कंप्लीट कर सकें। और इस चैप्टर के रिविजन नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो इस चैप्टर को ईजिली रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 है हमारा ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरैक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एनवायरमेंट और ह्यूमन जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले लोगों के बारे में, यहाँ तक कि जानवरों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में एक स्टोरी दी है जिसमें रेणुका नाम की एक लड़की है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसके अंकल, जिनका नाम है श्रीकांत, वो लगभग 4 महीने के बाद घर पर लौट रहे थे। और उसके जो अंकल हैं रेणुका के, वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, बहुत सारी जगह इधर उधर घूमते रहते हैं। और रेणुका का जो इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ में और फॉरेस्ट में, वो बहुत अर्ली एज में ही स्टार्ट हो गया था, जब उसके अंकल ने उसको एक बुक दी थी नेचर के ऊपर। क्योंकि उसके अंकल जो है वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे, नेचर से जुड़ी चीज़ें या बुक्स वगैरह उसको देते रहते थे, तो उसका इंटरेस्ट जो है बचपन से ही इन सारी चीज़ों में था। पिक्चर्स ऑफ डिस्टेंट लैंड एंड पीपल हु लिव्ड देयर ऑलवेज फैसिनेटेड हर। तो दूर दूर जगहों की पिक्चर्स, उसी के साथ साथ किस तरीके से लोग रहा करते थे, वो सब चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा फैसिनेटेट करती थी। जैसे यहाँ पे एक इमेज दे रखी है, इसमें अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों की अलग अलग फोटो। इन दीज पिक्चर्स रेणुका कैन यू सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके अंकल जो हैं वो रेणुका को एक पिक्चर दिखाते हुए कहते हैं कि क्या तुम इस पिक्चर में देख सकते हो लोगों को जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं वर्ल्ड के। कुछ लोग इसमें हैं जो ड्राई डेजर्ट एरियाज में रहते हैं, कुछ जो है वो फ्रोजन लैंड्स को बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि हॉट वेट रेन फॉरेस्ट में रहा करते हैं। तो रेणुका कहती है कि ये सारे लोग मेरे को बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। डेजर्ट में रहने वाले लोग अलग तरीके के दिखाई देते हैं, फ्रोजन बर्फीले इलाकों में रहने वाले कुछ अलग टाइप के दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ें रेणुका ऑब्जर्व करती है और अपने अंकल को कहती है। तो उसके अंकल जो हैं वो जवाब देते हैं कि बेशक ऐसा हो सकता है कि ये आपको डिफरेंट लग रहे हों, बट ये सेम जैसे हम बेसिक नीड्स को शेयर करते हैं, सेम उसी तरीके से इनकी भी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे लाइफ, वर्ड, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सारी इनकी भी बेसिक नीड्स हैं। उसी के साथ साथ जिस तरीके से हम लोग करते हैं, उसी तरीके से यहाँ के चिल्ड्रन भी सेम थिंग्स को परफॉर्म करते हैं। चाहे वो गेम्स खेलना हो, चाहे क्वेरल समटाइम्स करना हो, कभी चिल्लाना हो, कभी जल्दी उठना, कभी गाना गाना, कभी फैमिलीज़ की हेल्प करना। तो जितनी भी चीज़ें हम लोग करते हैं, वहाँ के लोग भी ऐसे ही करते हैं। और ये लोग जो हैं, क्योंकि नेचर के जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, एंड वेरी अर्ली इन देयर लिव्स हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर। और बहुत जल्दी ये लोग सीख गए हैं कि किस तरीके से नेचर की जो है केयर करी जाती है। दे लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट। ये लोग जानते हैं किस तरीके से फिश को कैच करा जाता है, फॉरेस्ट से किस तरीके से मटेरियल को जो है कलेक्ट किया जाता है। आगे बढ़ें तो अब आता है हमारा टॉपिक लाइफ इन द अमेजन बेसिन। अब सवाल ये आता है कि सर ये अमेजन बेसिन है कहाँ? तो अमेजन बेसिन, जब हमने वर्ल्ड वाला ग्राफ देखा था तो उसमें 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था। 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट था हमारा साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के अंदर अमेजन रिवर बहती है। उस रिवर के आसपास का जो भी इलाका है, वो अभी हम समझेंगे बेसिन का मतलब क्या होता है डिटेल में, बट अभी के लिए समझिए कि साउथ अमेरिका के अंदर क्या है, अमेजन बेसिन है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। बिफोर लर्निंग अबाउट अमेजन बेसिन, लेट अस लुक एट द मैप फिगर 6.2। जो हमको यहाँ फिगर दे रखी है, इसको हमको ध्यान से देखना है। अब यहाँ एक वर्ड का समझो मतलब बेसिन क्या होता है। जैसे मान लो ये कोई रिवर बह रही है, एग्जाम्पल के लिए यही रिवर ले लेते हैं कि अमेजन रिवर जो ये बह रही है, इसके साथ साथ बहुत सारी नदियाँ ऐसी होंगी जो इसमें आके मिल जाएंगी और इसके साथ अपना जो वाटर है उसको शेयर करेंगी और इस नदी में लाकर मिला देंगी, है ना। अब ये जो मेन रिवर है उसके साथ साथ ये जो ट्रिब्यूटरीज इसके साथ आकर मिली हैं, ये जितना एरिया कवर कर रही है वो, प्लस ये जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये जहाँ भी जितने एरिया में बह रही होंगी उस सारे एरिया को अगर टोटल देखा जाए कि हाँ भाई ये पूरा नेटवर्क जो है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, तो हम इस पूरे एरिया को बोलते हैं बेसिन। तो यहाँ पे अमेजन बेसिन का मतलब है जो अमेजन रिवर है और उसके साथ की जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सारी मिला के जितना भी इनका कैचमेंट एरिया है उसको बेसिन बोला जाता है। उसी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है।
तो इस इमेज को एक बार ध्यान से देख लो। यहाँ पे अमेजन जो रिवर है वो बहती हुई जा रही है और हमको इसके साथ साथ बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। तो एक पूरा क्या है, ये अमेजन बेसिन है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। और अमेजन बेसिन जो है ये कौन से रीजन में लाई करता है, ट्रॉपिकल रीजन में। अब सर ये ट्रॉपिकल रीजन का मतलब क्या होता है, पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए जब भी हमको जो है चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो हमने जब लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड वाला चैप्टर्स पढ़ रखे हैं ऑलरेडी पिछली क्लासेस में, तो हमने पढ़ा था यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर होता है। उसके बाद एक मेन जो लेटीट्यूड थी वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में थी, उसका नाम था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सेम उसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था सदर्न हेमिस्फेयर में, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री साउथ में लोकेटेड था। अब ये जो जोन होता है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का, इस जोन का बोला जाता है ट्रॉपिकल रीजन या फिर ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया ट्रॉपिकल रीजन का मतलब। तो जब भी मैं ट्रॉपिकल रीजन बोलूंगा तो आप समझ जाना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है ये पूरा क्या है, ट्रॉपिकल जोन है। तब यहाँ पढ़ते हैं, इमेज हमने देख ली। लुक दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर between 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, सो इट इज रेफर्ड टू एज इक्वेटोरियल रीजन। ये जो अमेजन बेसिन है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है और बिल्कुल इक्वेटर जो होता है ना 0 डिग्री वाला, उसके नज़दीक है, लगभग 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक इसका एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देख लो इमेज कि ये है 0 डिग्री इक्वेटर और यहाँ से लगभग 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, सॉरी यहाँ है 0 डिग्री इक्वेटर, 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ। तो लगभग इसी इलाके में जो है मेजर इसका एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है। इसीलिए इस इलाके को इक्वेटोरियल रीजन भी बोला जाता है, क्योंकि इक्वेटर के बहुत ज़्यादा पास है। तो वही हमसे कहा जा रहा है कि इसका एक्सपेंशन अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है अमेजन बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक इसका एक्सपेंशन है और ये इक्वेटोरियल रीजन में लाई करता है क्योंकि इट इज़ वेरी नियर टू द इक्वेटर। द रिवर अमेजन फ्लो थ्रू दिस रीजन। अमेजन रिवर जो है वो इसी रीजन से बहती है। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेस द अटलांटिक ओशियन टू द ईस्ट। अब इस चीज़ को समझना कि ये जो अमेजन बेसिन है, जो अमेजन रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाया गया है, जो हमारी रिवर अमेजन है वो अगर इधर देखोगे वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पे एक माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ा था जिसका नाम था एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन्स। तो एंडीज माउंटेन से इसका जो है पेरू में जो कि है, पेरू एंडीज माउंटेन से ये निकलती है और ये इधर को बहती हुई जाती है और कहाँ पे गिर जाती है, अटलांटिक ओशियन के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स है इसीलिए इसका जो ढलान है वो इस तरफ को है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। कौन सी रिवर, अमेजन रिवर। तो वेस्ट की तरफ देखोगे माउंटेन्स है यहाँ पे, और जब ये अटलांटिक ओशियन में रीच करती है तो ईस्ट डायरेक्शन में होती है। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर्स माउथ। तो रिवर का माउथ किसे बोलते हैं, जब कोई रिवर किसी दूसरी वाटर बॉडीज में एंटर करती है। जैसे ये रिवर बहती हुई क्या है, अटलांटिक ओशियन में एंटर करने वाली है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलेंगे रिवर का माउथ, एकदम एंडिंग पॉइंट। इसी रिवर के माउथ पे ही अगर देखोगे कि अगर नदी अपने साथ सेडिमेंट्स बहा कर लाती है तो वहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो माउथ समझ गए। अगर क्वेश्चन आएगा कि माउथ क्या होता है, इट इज़ द प्लेस वेयर द रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो अमेजन रिवर को जोड़ती हैं और सारा मिला के अमेजन बेसिन का फॉर्मेशन होता है। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। अब ये जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको याद रखना है कि जो अमेजन बेसिन है ये बेसिकली कौन कौन सी जो कंट्रीज़ है वहाँ से पास होता है, कहाँ कहाँ तक इसका एक्सपेंशन है, कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो यहाँ देखोगे ब्राज़ील, दूसरा है बोलिविया, थर्ड है पेरू, फोर्थ है इक्वाडोर, फिफ्थ है कोलंबिया और वेनेजुएला जो है ये सिक्स्थ है। तो इन सारी जगहों से ये फैला हुआ है अमेजन बेसिन। ये सारे नाम हमको एज इट इज़ याद रखने हैं, बिल्कुल एग्जाम में यहीं से सवाल डिट्टो पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासिस। अब यहाँ से एक सवाल हमसे पूछ लिया गया है कि
उन कंट्रीज का नाम बताइए इस बेसिन में जो कि इक्वेटर से पास होती हैं। अभी हमने देखा कि जो अमेजन बेसिन है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, बोलीविया में, ब्राज़ील में, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। बट ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है ये इस बेसिन के कौन कौन से इलाके से मतलब पास होती हुई जा रही है, तो उसमें देखोगे इक्वाडोर है, कोलंबिया है और उसी के साथ साथ ब्राज़ील है। तो ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ से इक्वेटर पास होता है और ये अमेजन बेसिन का पार्ट है। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखना, इसको याद रखना ECB, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, यहाँ से इक्वेटर पास होता है और ये अमेजन बेसिन का ही पार्ट है। यहाँ डू यू नो सेक्शन में एक इन्फॉर्मेशन दी है, इसको पढ़ते हैं पहले। व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द अमेजन रिवर, जो स्पेन के एक्सप्लोरर थे जो एक जगह से दूसरी जगह एक्सप्लोर करने के लिए घूमते रहते थे, जब उन्होंने डिस्कवर करा अमेजन रिवर को तो उनके ऊपर बहुत सारी जो ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स थे जिन्होंने हेड गियर्स पहन रखे थे, स्कर्ट पहन रखी थी घासों की, उन्होंने इनके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और ये जो पीपल थे जिन लोगों ने इनके ऊपर अटैक करा, स्पेन के जो खोजकर्ताओं थे उनको ये लोग प्राचीन जो रोमन कहानियां होती हैं उनकी अमेजन्स नामक जो महिला योद्धा हुआ करती थी उनकी याद दिला दी। तो इसीलिए जब ये वहां पे आए, जब इनके ऊपर इनका अटैक हुआ तो इन्होंने इस रिवर का नाम ही रख दिया अमेजन, क्योंकि इनका जो ड्रेसिंग सेंस था वो उसी तरीके से था जैसे इन्होंने कहानियों में सुना था, जिसमें कहानियों की जो कथाओं में जो महिलाएं होती थी योद्धा उनको अमेजन्स बोला जाता था। तो इन्होंने इस रिवर का नाम ही क्या रख दिया, अमेजन रख दिया। आगे बढ़े तो यहाँ देखो ग्लोसरी में हमको ट्रिब्यूटरीज के बारे में लिखा है कि दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द मेन रिवर। तो जो मेन रिवर होती है उसके अंदर जो छोटी छोटी दूसरी नदियां आकर मिलती हैं उनको क्या बोला जाता है, ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। द मेन रिवर along with all its tributaries that drain an area forms a river basin or the catchment area। तो जो मेन रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये साथ में जितना भी एरिया ड्रेन करती हैं उस पूरे एरिया को कैचमेंट एरिया या फिर रिवर बेसिन बोला जाता है। जैसे हम अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ रहे हैं, द अमेजन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। तो याद रखना है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिवर बेसिन किसका है, अमेजन रिवर का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। आई थिंक आपको ये बेसिन का मतलब भी पता आ गया, ट्रिब्यूटरीज का मतलब भी समझ में आ चुका है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि हाँ सर यहाँ पे मेरे को डाउट है, थोड़ा सा ये चीज़ मेरे को समझ नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो क्लाइमेट है अमेजन बेसिन के अंदर वो किस तरीके का क्लाइमेट है। जैसा कि हम जानते हैं जो अमेजन बेसिन है वो बिल्कुल इक्वेटर के पास है, और आप जानते हो कि इक्वेटर जो है यहाँ पे सनरेज सबसे ज़्यादा सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि डेली सनरेज, क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे डेली क्या होता है, पानी इवेपोरेट होता है, उस इवेपोरेशन की वजह से कंडेंसेशन होता है और दोबारा बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे लगभग डेली ही बारिश होती रहती है। अब क्योंकि ये इक्वेटर के पास है इसलिए जो यहाँ का क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है कि जो क्लाइमेट है अमेजन बेसिन का वो कैसा है, तो याद रखना हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। दिन और रात का समय जो है वो दोनों टाइम लगभग ह्यूमिडिटी जो है बराबर ही रहती है। स्किन जो है स्टिकी फील करती है क्योंकि जो पानी के अंदर जो हवा के अंदर मॉइस्चर है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मौसम जो है चिपचिपा सा रहता है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, और लगभग डेली ही बारिश होती है यहाँ पे। द डे टेम्परेचर आर हाई, दिन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। रात के टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम हो जाता है, बट जो है ह्यूमिडिटी है, जो मॉइस्चर कंटेंट है हवा के अंदर वो हमेशा बना रहता है, इसलिए ह्यूमिडिटी जो है वो हमेशा हाई ही रहती है। तो क्लाइमेट में हम समझ गए कि क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट, और यहाँ पर डेली बारिश होती है और ह्यूमिडिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। आगे बढ़े तो अब नेक्स्ट आता है हमारा रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यहाँ पे क्योंकि देखो साल भर बारिश होती है इसीलिए यहाँ पे ना हमको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी खासी होती है। और ये जो रेन फॉरेस्ट हैं अमेजोन के, इसको हम लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ पे बहुत सारा जो कार्बन का क्रिएशन होता है उसको ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। क्योंकि बहुत बड़े जंगल है, बहुत घने जंगल हैं, इसलिए इनको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। एज इट रेन्स हैविली इन दिस रीजन, क्योंकि इस रीजन में जो है बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत सारे थिक फॉरेस्ट यहाँ पर ग्रो होते हैं। और ये फॉरेस्ट इतने ज़्यादा थिक होते हैं कि इनके ऊपर देखोगे तो पत्तियाँ एकदम डेंस रूफ जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं लीव्स के द्वारा, ऊपर छत जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ब्रांचेस जो हैं उनकी
उनके बीच में से पास होकर जो सनलाइट है वो जमीन पर नहीं पहुंच पाती ग्राउंड पे। इसीलिए ग्राउंड जो है हमेशा डार्क रहता है और डैम्प रहता है, यानी कि उसमें नमी रहती है और हमेशा डार्कनेस में रहता है। यहाँ पे खाली वही प्लांट्स जो है ग्रो कर सकते हैं नीचे की तरफ, जो कि क्या है, शेड टॉलरेंट है। यहाँ पे बहुत सारे देखोगे तो ऑर्किड्स, ब्रोमिलाइट्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट। तो ये कुछ प्लांट पैरासाइट्स के नाम है जो कि यहाँ पर ग्रो होते हैं। प्लांट पैरासाइट्स का मतलब जानते हो ना, जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फोना। अब यहाँ पे दो वर्ड याद रखना, फ्लोरा किसको बोलते हैं, फोना किसको बोलते हैं। जब फ्लोरा की बात करेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे प्लांट्स एंड प्लांट्स की, और जब फोना बोलेंगे तो फोना का मतलब होता है वहां का वाइल्ड लाइफ, ठीक है, एनिमल्स के बारे में। तो द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फोना, यानी कि यहाँ पे एनिमल, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिच हैं। जैसे कि बर्ड्स के कुछ नाम हैं, जिसका नाम है टूकन, हमिंग बर्ड, मकाओ विद दियर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज। एक मकाओ नाम की चिड़िया है जिसकी बहुत ज़्यादा सुंदर जो है फेदर होता है। ओवर साइज बिल फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। इनके बड़े बड़े जो है चोंच भी होते हैं, जिससे कि जो खाना खाना है, खाना इनके लिए आसान हो जाता है। और ये जो यहाँ की बर्ड्स वगैरह हैं वो इंडिया में जो पाई जाती हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत बड़ी बड़ी इनके चोंच हैं। दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड्स इन द फॉरेस्ट। उसी के साथ साथ ये बहुत लाउडली साउंड भी करती हैं फॉरेस्ट के अंदर। वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो मंकीज, वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, स्नेक्स, मंकीज, स्नेक्स और एंट ईटिंग तपीर्स। ये याद रखना, तपीर, ये जो तैपीर नाम का ये जो प्राणी है, ये जो जानवर है, ये क्या करता है, एंट खाता है, एंट ईटिंग एनिमल है। तो मंकीज, स्लॉथ और एंट ईटिंग तपीर्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, तैपीर। और बहुत सारी रेप्टाइल्स और स्नेक की स्पीसीज भी हैं इस जंगलों के अंदर, जैसे क्रोकोडाइल्स है, स्नेक है, पाइथन है, अजगर है, यानी कि अबाउंड है। तो बहुत सारी हमको स्पीसीज किसकी, रेप्टाइल्स की देखने को मिलती है, स्नेक्स की। एनाकोंडा, बोआ कंस्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पीसीज। Besides, the basin is home to thousands of species of insects. उसके अलावा, जानवरों के अलावा, लगभग हजारों स्पीसीज यहाँ पे इंसेक्ट्स की भी हैं, हजारों स्पीसीज जो हैं फिशेस की हैं, इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग पिराना। पिराना फिश के बारे में आप जानते होंगे, ये मांस खाती है और बहुत ज़्यादा डेंजरस फिश होती है। तो पिराना फिश भी यहाँ पर पाई जाती है, इज ऑल्सो फाउंड इन द रिवर। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रिच इन द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड हियर। इसलिए यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा रिच है वैरायटीज़ में। तो यहाँ हमने क्या समझा कि जो रेन फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेंस है, इसीलिए यहाँ पे जो है जो ग्राउंड है वो हमेशा डार्क रहता है। और यहाँ पे बहुत टाइप की जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उसी के साथ साथ रेप्टाइल्स हैं, ये सारे पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो, डू यू नो के अंदर एक जो है प्लांट के बारे में लिखा है कि ब्रोमिलाइट्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन दियर लीव्स। ब्रोमिलाइट्स जो है वो एक स्पेशल प्लांट है जिसकी जो लीव्स है, जब बारिश होती है ना तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि इसके अंदर पानी जमा हो जाता है। तो एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि फ्रॉग्स यूज दीज पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग दियर एग्स। तो यही जो इसके अंदर पानी भरा है, तो जो फ्रॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंडे इसी के अंदर दे देते हैं। तो वही हमसे कहा जा रहा है कि ब्रोमिलाइट्स जो है स्पेशल प्लांट है जो कि वाटर को स्टोर कर लेता है अपनी लीव्स के अंदर। और ब्रोमिलाइट्स हमको कहाँ मिलता है, अमेजन बेसिन के जंगलों के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, कि ये जो रेन फॉरेस्ट है अमेजन के, यहाँ पे लोग किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके की खेती करते हैं, किस तरीके से घरों में रहते हैं। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। जो लोग हैं वो अपना जो फूड ग्रो करते हैं वो स्मॉल एरियाज में ग्रो करते हैं। पहले जो एरिया है उसको कवर करा, मतलब क्लियर करा जाता है, पेड़ वगैरह वहाँ के काट के, फिर वहाँ पे लैंड जो है वो क्रिएट करी जाती है। While men hunt and fish along the rivers, women take care of the crop. अब यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है कि जो मेन है, मेन का काम है कि भैया वो हंटिंग गैदरिंग करेगा, हंटिंग करेगा, फिशिंग करेगा। और वहीं विमेन जो है वो क्या करेगी, क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि कल्टीवेशन करेगी, क्रॉप्स को ग्रो करने का काम करेगी। द मेनली ग्रो
दे मेनली ग्रो, ये कौन कौन सी जो वैरायटीज हैं फूड की उसको ग्रो करते हैं लोग, क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रो करती हैं, तो एक है टेपियोका, नेक्स्ट पाइन एप्पल और स्वीट पोटैटो। टेपियोका जो है वो कसावा नाम के एक पेड़ के जड़ से बनाया जाता है। टेपियोका, पाइन एप्पल, स्वीट पोटैटो, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ की मुख्य फसलें हैं। As hunting and fishing are uncertain, it is women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow। क्योंकि हंटिंग और फिशिंग जो है वो अनसर्टेन होती है, कभी हुई कभी नहीं हुई, तो इसीलिए जो वीमेन होती है वो टेक केयर करती है, जो वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करती हैं उसको खिलाकर अपनी फैमिली को है पालन पोषण करा करती हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब यहाँ के लोग जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं जिसको बोला जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब इसका मतलब क्या होता है, तो स्लैश का मतलब होता है कटिंग वगैरह करना, ठीक है। स्लैश यहाँ से वर्ड सही मतलब समझना, स्लैश का मतलब कटिंग और बर्न का मतलब क्या होता है, जलाना। तो ये क्या करते हैं कि जो जंगल होते हैं उसमें, जैसे यहाँ पे इतना एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे क्या थे, पेड़ थे, तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, इनको स्लैश करेंगे या फिर कटिंग डाउन कर देंगे। तो ये पेड़ क्या है, काट दिए इन लोगों ने। उसके बाद जब ये पेड़ सूख जाएंगे तो इनको जला दिया जाता है इसी जगह पर रख के। तो जलाने के बाद क्या होता है कि जो इसकी राख होती है उसकी वजह से ये जो सॉइल है इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है थोड़े से बढ़ जाते हैं, और ये यहाँ पर खेती करते हैं। और लगभग 2-3 साल बाद, 4 साल बाद जब यहाँ का जो न्यूट्रिशन है उस मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, तब ये दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं और फिर वहाँ पे दोबारा यही प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं। तो इसी को बोला जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो यहाँ देखो पूरी इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है हमको इसके बारे में। तो स्लैश एंड बर्न इज अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड, एक तरीका है जिसमें लोग कल्टीवेशन करते हैं लैंड पे। वेयर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड, जहाँ पे फार्मर्स जो है एक पीस ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं बाई स्लैशिंग और कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेस, चाहे वो स्लैश करें चाहे कट करें। उसके बाद इनको बर्न कर दिया जाता है जिसमें से रिलीज होता है न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर, और इसकी वजह से क्रॉप्स जो है वो अब क्लियर्ड जो फील्ड है वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं कई सालों के लिए। और जब ये रिपीटेडली इस पैच ऑफ लैंड को यूज करते हैं तो जो सॉइल है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, लूज कर देती है सॉइल अपने न्यूट्रिएंट्स को। उसके बाद ये लोग उसको छोड़ देते हैं और फिर क्या करते हैं, दूसरी लैंड को जो है क्लियर करने का काम करते हैं। और जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फिर यहाँ पर ग्रो करने लगते हैं, तो यहाँ पे धीरे धीरे पेड़ पौधे दोबारा से उगने लगते हैं। और जब ये दोबारा से मिट्टी क्या है अपने न्यूट्रिएंट्स को रिकवर करना शुरू कर देती है तो दोबारा से यहाँ पे आकर खेती करने लगते हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता है तो धीरे धीरे पुरानी जो फील्ड थी जो ये छोड़कर चले गए थे वहाँ पे भी प्लांट्स या ट्रीज ग्रो होने लगते हैं। इन दिस वे सॉइल फर्टिलिटी इज रीस्टोर्ड, इस वजह से फर्टिलिटी जो है सॉइल की रीस्टोर हो जाती है और दोबारा से वो अब रिटर्न होके वहाँ पर दोबारा से कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो आई थिंक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब आप समझ गए होंगे। द स्टेबल फूड इज मैनियोक। अब ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि यहाँ का जो स्टेपल फूड है जिसको लोग जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा खाते हैं वो क्या है, मैनियोक। ऑल्सो नोन एज कसावा, दैट ग्रोज अंडर द अंडरग्राउंड लाइक द पोटैटो। जिस तरीके से पोटैटो ग्रो होता है ना मिट्टी के अंदर, कि ये जो फसल है ये मिट्टी के अंदर ही रहती है, सेम उसी तरीके से ये जो कसावा है इससे जो है मैनियोक बनाया जाता है। दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एगशैक्स, उसी के साथ साथ ये एंड्स वगैरह भी खाते हैं, एगशैक्स भी खाते हैं। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी, मेज एंड कोकोआ आर ऑल्सो ग्रोन। तो कुछ कैश क्रॉप्स भी हैं जिनको यहाँ पर ग्रो करा जाता है। तो यहाँ हमने क्या समझा अभी तक कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वीमेन खेती का काम करती है और जो मेन है वो हंटिंग और फिशिंग का काम करते हैं। और फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे जो क्रॉप्स हैं जैसे कि टेपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, इन सबको ये लोग उगाते हैं और एक स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को परफॉर्म करते हैं जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। और यहाँ का जो स्टेपल फूड है उसका नाम है मैनियोक, जो कि कसावा के जो प्लांट है उसी से बनाया जाता है। और बहुत सारे कैश क्रॉप्स भी ग्रो करे जाते हैं जैसे कॉफ़ी, मेज और कोकोआ। दीज रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउस। अब रेन फॉरेस्ट है तो यहाँ पे वुड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो इन रेन फॉरेस्ट से वुड कलेक्ट करके ये लोग अपना घर बनाया करते हैं। सम फैमिली लिव्स इन दैट हाउसेस, यानी कि जो छप्पर वाले मकान होते हैं, कच्चे मकान, शेप्ड लाइक बी हाइव्स। तो घर का जो शेप होता है वो कैसा होता है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरीके से। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट्स लाइक हाउसेस कॉल्ड मलोका। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, एक मलोका और यहाँ पे क्या था,
जो इनका स्टेपल फूड था उसका नाम था मैनियोक। तो मैनियोक स्टेपल फूड है। और मलोका क्या है कि ये जो अपार्टमेंट लाइक यहाँ पर हाउसेस मिलते हैं उसको मलोका बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए मलोका क्या है, तो आंसर होना चाहिए कि रेन फॉरेस्ट वाले एरियाज में जो अपार्टमेंट जैसे हाउसेस होते हैं उनको मलोका बोला जाता है। विद अ स्टीपली स्लांटिंग रूफ। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि ये मकान है, उनकी जो रूफ है वो स्लांटिंग होती है और ये बहुत बड़े बड़े मकान होते हैं। इनके अंदर कई सारी जॉइंट फैमिलीज रहती हैं। नेक्स्ट आते हैं, लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो है इनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। इन द ओल्डर डेज द हर्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। पहले क्या होता था पुराने समय में, क्योंकि ये जंगल जो है बहुत ज़्यादा घने थे, तो खाली रिवर के थ्रू ही जो इसके अंदर के एरियाज हैं वहाँ तक पहुँचा जा सकता था। बट इन 1970s द ट्रांस अमेजन हाईवे, 1917 में जो ट्रांस अमेजन हाईवे बना उसकी वजह से अब जो है डिफरेंट पार्ट्स में इसके जाया जा सकता है बाई रोड। मेड ऑल द पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर इनकी वजह से भी अब जो है किसी भी प्लेस पे कहीं भी पहुंचा जा सकता है। द इंडिजीनियस पीपल पॉपुलेशन, यानी कि जो यहाँ के मूल निवासी रहने वाले थे, वाज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स टू सेटल इन न्यू एरियाज। उनको वहाँ से हटा दिया गया और नई जगह उनको सेटल होने के लिए बोल दिया गया। वेयर दे कंटिन्यूड टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग, जहाँ पे ये दोबारा से उसी टाइप की फार्मिंग जो है परफॉर्म करते थे। द डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन टू द बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। उसी के साथ साथ ये जो सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रहे हैं इसकी वजह से हमको बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिल रहा है, नुकसान भी देखने को मिलते हैं। इट इज एस्टिमेटेड देयर आर लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैव बीन डिसअपियर्ड। जो बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। एनुअली इन द अमेजन बेसिन यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ मच वाइडर implication. The topsoil is washed away as the rain falls and lush forest turn into the barren landscape. अब क्योंकि देखो होता क्या है कि अमेजन बेसिन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब बहुत ज़्यादा बारिश है तो वहाँ की जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स अपना कैसे कवर करती है कि दोबारा से ये जो बायोमास जो है पेड़ पौधे जो हैं यही गल के अब डिकम्पोज होकर दोबारा से सॉइल की फर्टिलिटी को जो है इंक्रीज कर देते हैं। बट जैसे जैसे प्लांट्स जो है इनकी कटिंग होती जा रही है तो ये लैंड जो है वो बैरन होती जा रही है। और यहाँ पे जब बारिश होगी तो क्योंकि अब पेड़ पौधे नहीं है तो यहाँ से सॉइल इरोजन वाली कंडीशन देखने को मिलेगी कि जो पानी आएगा वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बहा कर ले जाएगा, लीचिंग हो जाएगी नीचे। तो धीरे धीरे हमको ये बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है क्योंकि अब धीरे धीरे समय बदल रहा है और डेवलपमेंट जो है बढ़ता जा रहा है इन एरियाज में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। अभी तक हमने अमेजन जो बेसिन है उसके बारे में क्या क्या पढ़ा एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि देखो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पीछे का थोड़ा थोड़ा भूलते जाते हैं और ये नॉर्मल सी बात है। तो लाइफ जो अमेजन बेसिन में है वो समझा अमेजन बेसिन है कहाँ पर और कौन कौन सी कंट्रीज तक ये फैला हुआ है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, किस तरीके का क्लाइमेट है, किस प्रकार के यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वेजिटेशन है वो पाई जाती है, यहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके के मकान में रहते हैं, कैसी एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं। और धीरे धीरे देखोगे तो समय के साथ साथ ये चीज़ें बदलती जा रही हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमको नेचुरल इम्बैलेंस भी देखने को मिलता है डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से। अब नेक्स्ट जो बेसिन है वो क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर हैं इनके बेसिन की बात करी जा रही है। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको गंगा रिवर दिखेगी, ये गंगा रिवर बहती हुई ऐसे बांग्लादेश में जाकर फिर यहाँ ड्रेन हो जाती है। और यहाँ से देखोगे तो आपको ब्रह्मपुत्र रिवर दिखेगी जो कि तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है, फिर ये भारत के अंदर ऐसे एंटर करती हुई फिर ये आपस में मिल जाती हैं और यहाँ पर जाकर बे ऑफ बंगाल में इनका ड्रेनेज हो जाता है। तो ये जो पूरा इलाका है क्योंकि ये दोनों मेन रिवर हैं और उसी के साथ साथ ये जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये इनके अंदर मिलके, तो ये जितना भी एरिया यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो आगे बढ़े, तो द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जो गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का फॉर्मेशन करती हैं। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। अब ये जो बेसिन है वो सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आता है। अब सर ये सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है,
तो सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है, जैसे यहाँ समझिए, यहाँ था 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ उसके बाद था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, यहाँ साउथ की तरफ था 23.5 डिग्री, साउथ में क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे बोला जाता था ट्रॉपिकल रीजन। और फिर हमने एक और लैटिट्यूड पढ़ा था 66.5 डिग्री नॉर्थ में और 66.5 डिग्री साउथ में। अब यहाँ वाला जो जोन है, यहाँ पे जो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसको टॉरिड जोन हमने पढ़ा था, याद आ रहा होगा अगर आपको पढ़ रखा हो आपने क्लास 6 के अंदर। तो यहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, टॉरिड जोन बोला जाता है। फिर इसके बीच का जो एरिया है, इसको टेम्परेट जोन बोला जाता है। अब ऐसा तो है नहीं ये लकीर जो है, इसको क्रॉस करते ही क्या होगा, एकदम से मौसम बदल जाएगा कि हम इस लकीर को क्रॉस करेंगे तो इधर गर्म मौसम, इधर थोड़ा सा ठंडा, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ से कुछ दूर तक, जैसे 23.5 डिग्री से मान लो 35 डिग्री तक, ये जो ट्रांजिशन एरिया है जहाँ पे धीरे धीरे हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे। कोई चीज़ एकदम से नहीं बदल जाती, कुछ एरिया आप ट्रैवल करोगे जब जाके एकदम से आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ साउथ की तरफ देखोगे तो लगभग 23.5 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा 30 से 35 डिग्री तक का जो एरिया है, इसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल जोन, यानी कि ट्रॉपिक से जो सटा हुआ जोन है, जो ट्रांजिशन जोन है। तो ऐसे समझ लो इसको कि जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, ये कहाँ लाई करता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में, यानी कि 23.5 डिग्री से लेकर लगभग 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और सेम इसी तरीके से साउथ लैटिट्यूड तक। दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ। अब ये जो जोन है, ये लगभग 23.5 डिग्री से 35 डिग्री वाले को सब ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। बट ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है। ये सब ट्रॉपिकल रीजन, ये खाली आपको समझाने के लिए था। जो आपको याद करना है वो क्या है कि जो इसका एक्सपेंशन है वो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। तो जैसे कि मैंने बताया कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, इनके नाम भी आप याद कर लेना, जैसे कि घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, यमुना भी लिख लेना। यमुना भी क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। उसी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, उसकी भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आपस में मिला के इस बेसिन का फॉर्मेशन करती हैं। लुक एट द एटलस एंड फाइंड नेम्स ऑफ द सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। अब आपका ये होमवर्क है कि आपको फाइंड आउट करना है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज का नाम क्या क्या है। द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स of Himalayas and the Sundarban Delta are the main features of this basin। अब ये जो बेसिन आप देख रहे हो, इसके अंदर हमको बहुत सारे लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हिमालय है, पहाड़ है, माउंटेन्स हैं। उसी के साथ साथ गंगा का जो प्लेन वाला एरिया है, ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन एरिया है, यानी कि उनको प्लेन्स बोलते हैं, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, माउंटेन्स, उसी के साथ साथ हिमालय के फुट हिल्स, और उसी के साथ साथ यहाँ पे देखोगे सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है ये भी इसी बेसिन का फीचर है। ऑक्सबो लेक्स, यहाँ पे ऑक्सबो लेक्स भी हैं। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट, और इस एरिया में मॉनसून क्लाइमेट जो है वो डोमिनेट करता है। द मॉनसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर, द समर आर हॉट एंड द विंटर आर कोल्ड। अब क्योंकि देखो इंडिया के बारे में है तो हम इनके बारे में लगभग ज़्यादातर चीज़ें जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो है बारिश कौन से महीने में आती है। फर्स्ट वीक ऑफ जून में मॉनसून इंडिया के अंदर एंटर कर जाता है और मिड सेप्टेम्बर तक रहता है, उसके बाद जो है वापस लौटने लग जाता है। और जो समर्स हैं वो हॉट होते हैं और विंटर्स जो हैं वो कोल्ड होती हैं। यहाँ देखिए लेट्स डू वाले सेक्शन में लिखा है कि रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस, फाइंड द अदर नेम्स ऑफ द रिवर। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो दूसरी वाली रिवर है जो जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है, चाइना में, तिब्बत यहाँ से होता है। इसको ना अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जब ये चाइना के अंदर रहती है तिब्बत में, तो इसको सांगपो रिवर बोला जाता है, सांगपो।
सांगपो। जब ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है तो इसको बोला जाता है दिहांग। दिहांग, DIHANG, दिहांग रिवर बोला जाता है इसको। जब ये असम के अंदर एंटर करती है तब इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि हम जिस नाम से इसको बुलाते हैं। फिर जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना। यहाँ कंफ्यूज मत होना, यमुना अलग है, जमुना अलग है, तो इसको जमुना बोला जाता है। तो चीन के अंदर सांगपो, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको बोला जाता है दिहांग, असम के अंदर इसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोला जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है। तो ये इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। नाउ लुक एट द मैप ऑफ इंडिया 6.8। जो पिछला मैप था वो हमने देख लिया है। फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज। अब यहाँ पे स्टेट्स बताओ कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर ये जो बेसिन है ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप स्टेट्स पे ध्यान दोगे तो यहाँ आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, राजस्थान। यहाँ पे क्या है, हरियाणा है। उसके बाद ये हमें यूके है, उत्तर प्रदेश, उसी के साथ साथ यहाँ बिहार है, यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, इस जगह पे आपको असम मिलेगा, यहाँ आपको पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, और उसी के साथ साथ यहाँ पर MP है और झारखंड। इन एरियाज तक ये जो है इसका एक्सपेंशन हमको देखने को मिलता है। तो ये चाहे तो आप नाम याद कर लेना इसका, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा कि इसका एक्सपेंशन कहाँ से लेकर कहाँ तक है। द बेसिन एरिया हैज वेरीड टोपोग्राफी। और इस बेसिन एरिया में बहुत सारे टाइप की टोपोग्राफी, अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं। द एनवायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है किसके, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। जो माउंटेन एरियाज है, क्योंकि वहाँ का जो स्लोप होता है वो स्टीप होता है, इसलिए जो रहने के लिए जो है यहाँ पर सुटेबल जगह ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर जो लेस नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो रहा करते हैं माउंटेन एरियाज में। और जो प्लेन एरिया है उसी के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है किसके लिए, चाहे वो ह्यूमन का हैबिटेशन हो, चाहे उनको रहने के लिए जगह चाहिए, चाहे हमको क्या करना है, कल्टीवेशन करना है, क्रॉप्स ग्रो करनी है, एग्रीकल्चर करना है। तो इन सब के लिए क्या है, जो प्लेन एरिया है वो बहुत ज़्यादा सुटेबल है। और एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों की। द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ प्लेन इज़ वेरी हाई। अब यहाँ डेंसिटी का मतलब समझते हैं कि डेंसिटी का मतलब क्या है। जो प्लेन एरियाज हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माउंटेनियस रीजन। तो सपोज करो ये एक एरिया है, कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा क्लियर। ये दो एरिया हैं और दोनों एरिया एक बराबर हैं, इसको समझना। क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब लोग सोचते हैं कि यहाँ जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी का मतलब होता है ये जो एरिया है ये दोनों बराबर हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड है। यहाँ पे जो पर यूनिट एरिया है यहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या जो है ज़्यादा है। यहाँ डॉट्स देखना कितने ज़्यादा पास पास हैं, ठीक है। और वहीं ये दूसरा एग्जांपल ले तो यहाँ पर एक आदमी रह रहा है, यहाँ पे दूसरा रह रहा है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। तो यहाँ पे बताओ फर्स्ट वाले की डेंसिटी ज़्यादा है, सेकंड वाले की डेंसिटी ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फर्स्ट वाला है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी का मतलब होता है ये जो पर यूनिट एरिया है यहाँ पर कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और इतने ही एरिया में यहाँ पर कम लोग रहते हैं तो यहाँ की डेंसिटी कम है, ठीक है। यहाँ देखो पॉपुलेशन डेंसिटी, इट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन दैट लिव्ड इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। यानी कि 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे, अगर ऐसे हम एक स्क्वायर बनाएं 1 बाई 1 किलोमीटर का, तो यहाँ पर कितने लोग रहते हैं उसी को बोला जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज 189। यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर जो है 189 लोग रहते हैं कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर। और वहीं अगर वेस्ट बंगाल की डेंसिटी देखें तो 1029, और बिहार की तो 1102 है पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी कि यहाँ जो इलाके हैं यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, यहाँ लोग ज़्यादा नज़दीक में रहते होंगे, बट यहाँ पर क्या है उत्तराखंड में इसकी 189 है। तो हमको बेसिकली बताया क्या जा रहा है कि जो माउंटेन एरिया है, क्योंकि वहाँ का जो टोपोग्राफी है वो रहने लायक उतनी सूटेबल नहीं है, इसलिए यहाँ की जो डेंसिटी है वो कम होती है। और जो प्लेन एरियाज हैं जैसे कि बंगाल और बिहार, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है। और मेन क्रॉप क्या है, पैडी। सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्ड सफिशिएंट वाटर, इट ग्रोज इन द एरियाज वेयर द पॉपुलेशन ऑफ रेनफॉल इज हाई। तो यहाँ के लोगों का जो मेन क्रॉप है वो पैडी है,
पैडी का मतलब जानते होगे, धान को बोलते हैं, जिससे चावल ग्रो होता है। वीट, मेज, शोरगुम, ग्राम, मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन। और ये कुछ अदर क्रॉप्स हैं, जैसे कि वीट है, मेज है, मक्का है, उसी के साथ साथ ज्वार है, चना है, और जो है बाजरा है। ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो पैडी के अलावा भी ग्रो करी जाती हैं। सम क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। और कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जैसे कि शुगर केन और जूट, जो कि कैश क्रॉप्स हैं, इनको भी ग्रो करा जाता है। बनाना प्लांटेशन भी यहाँ पर देखी जा सकती है प्लेन एरियाज में। और जो वेस्ट बंगाल और असम वाला एरिया है, यहाँ पर जो टी होती है, चाय होती है, उसका प्लांटेशन किया जाता है। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म्स इन द पार्ट ऑफ बिहार एंड असम। तो बिहार और असम में क्या है, सिल्क वर्म जो है उनका कल्टीवेशन किया जाता है। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेसिस। और जो एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे माउंटेन्स है या हिल्स है, वहाँ पे जो क्रॉप्स है वो कैसे ग्रो करी जाती हैं कि जो माउंटेन है, क्योंकि इसका जो स्टीप एकदम ढलान होता है, तो माउंटेन का जो ढलान है उसको क्या करा जाता है, ऐसे स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करी जाती हैं। तो वही हमसे कहा जा रहा है कि टेरेसिस यानी कि टेरेस फार्मिंग जो है वो परफॉर्म करती है माउंटेन रीजन में। अब यहाँ पे हम माउंटेन, प्लेन एरिया, इन सब के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारी टोपोग्राफी किसके अंदर आती है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। ये सारे टाइप के जो है लैंडफॉर्म्स हैं। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेराइज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। तो वेजिटेशन का जो कवर है वो भी अलग अलग जो है लैंडफॉर्म्स के हिसाब से अलग अलग है। जैसे इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज ग्रो अलॉन्ग विथ टीक, साल एंड पीपल। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है, यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ टीक, साल, पीपल, ये भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं। थिक बैम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। उसी के साथ साथ बहुत सारे बैम्बू जो हैं वो भी ग्रो करते हैं। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट। और जो डेल्टा एरिया है वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट हमको देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है इनको टाइडल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम and Arunachal Pradesh, coniferous trees like pan, deodar and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep. तो ये जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे कॉनिफेरस प्लांट्स हैं जो जिनकी कोन जो है नुकीली होती है। ऐसे करके आपने पहाड़ों में देखे होंगे कॉनिफेरस प्लांट्स। ये यहाँ पर ग्रो होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है क्लाइमेट कूल होता है और स्लोप्स जो है स्टीप होता है। तो यहाँ देखो टेरेस फार्मिंग के बारे में दे रखा है कि जैसे माउंटेन्स, जो मैंने अभी बताया था कि माउंटेन्स की जो ढलान है उसको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वहाँ पर खेती करी जाती है। तो टेरेसिस आर बिल्ट ऑन स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सर्फेसिस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। तो ये टेरेसिस कहाँ बनाए जाते हैं, जहाँ पर स्टीप स्लोप होता है और फ्लैट सर्फेसिस जो हैं बना दिए जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो हो सकें और पानी जो है वो एकदम से नीचे ना आए, सॉइल इरोजन जो है वो भी कम हो। देयर इज अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। वेराइटी ऑफ प्लांट्स के साथ साथ यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ की वेराइटी है वही बहुत सारी है। जैसे यहाँ पर एलिफेंट्स हैं, टाइगर है, डियर है, मंकी है, ये बहुत कॉमन एनिमल्स हैं। उसी के साथ साथ वन हॉर्न राइनासोरस जो है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन में ही मिलता है। इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, जो रॉयल बंगाल टाइगर हमारा जो नेशनल एनिमल है वो भी यहाँ मिलता है। क्रोकोडाइल्स आर फाउंड, उसी के साथ साथ क्रोकोडाइल्स भी मिलते हैं यहाँ पे। Aquatic life abounds in fresh river waters, the lakes and the Bay of Bengal Sea. The most popular variety of the fish are रोहू, कतला, हिल्सा। ये कुछ मछलियों की भी वैरायटी है जो यहाँ पर हमको मिलती है। Fish and rice is the staple diet of the people living in this area. तो यहाँ पर हमको क्या है, राइस और जो है फिश है वो इधर के लोगों की, जैसे बंगाल वगैरह का इलाका है, बे ऑफ बंगाल की तरफ वाला, इन लोगों का स्टेपल फूड क्या है, फिश और राइस। यहाँ देखो डू यू नो में लिखा है इन द फ्रेश वाटर ऑफ द रिवर गंगा। ये जो रिवर गंगा का फ्रेश वाटर है और जो रिवर ब्रह्मपुत्र का फ्रेश वाटर है, वहाँ पे एक वेराइटी मिलती है डॉल्फिन की, जिसको लोकली लोग बोलते हैं शुशु, या फिर इसका दूसरा नाम है ब्लाइंड डॉल्फिन। ये यहाँ पर मिलती है। द प्रेजेंस ऑफ सुसु इज एन इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर। क्योंकि ये जो वैरायटी ऑफ डॉल्फिन है ये फ्रेश वाटर के अंदर रहती है, तो ये हेल्थ को बताती है रिवर की।
अगर ये खत्म हो गई तो समझ लो कि जो हेल्थ है रिवर की वो बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। अब हो क्या रहा है कि जो अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल और अर्बन वेस्ट है हाई अमाउंट का, वो इन स्पीसीज को किल करता हुआ जा रहा है। अगर वो अपनी नेचुरल फॉर्म में साफ सुथरी फॉर्म में होगी तो ये जो है ग्रो करेंगी, इनकी जो है पॉपुलेशन बढ़ेगी। अदरवाइज जो है पॉपुलेशन अगर बढ़ता जाएगा तो इनकी स्पीसीज जो है वो खत्म होती जाएंगी, और ऐसा हो भी रहा है। आगे बढ़ें तो ये एक ऐसी स्टोरी सी है जिसमें एक लेक के अंदर एक मछुआरा मछली पालता है और मार्केट में जाकर बेचता है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना इसको। आगे बढ़ें तो द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शहर इसी बेसिन के अंडर में आते हैं, जैसे कि इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज बोलते हैं आज के टाइम पे, कानपुर, वाराणसी, बनारस, लखनऊ, पटना, कोलकाता, विद ऑल द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs आर लोकेटेड। और ये जितने भी सिटीज़ के नाम हमने लिए हैं, इन सब की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, यानी कि बड़ी सिटीज़ हैं ये, लोकेटेड अलोंग द रिवर। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर। अब हो क्या रहा है, क्योंकि इस बेसिन के आसपास ही इतने बड़े बड़े शहर हैं, तो जो वेस्ट वाटर है इंडस्ट्रीज से निकल रहा है, फैक्ट्रीज से निकल रहा है, उसी के साथ साथ जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो सारा क्या करा जा रहा है, इन रिवर्स के अंदर डिस्चार्ज करा जा रहा है। और इस वजह से दिस लीड्स टू द पोल्यूशन ऑफ द रिवर। इस वजह से ही जो रिवर्स हैं वो पोल्यूट होती जा रही हैं। ऑल द 4 ways ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो चारों टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, अब 4 टाइप के ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हो गए, रोडवेज, रेलवेज, उसी के साथ साथ एयरवेज और वाटरवेज। तो चारों ही देखोगे तो इन एरियाज में वेल डेवलप्ड है। इन द प्लेन एरियाज द रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो प्लेन एरियाज है वहाँ पे रोडवेज और रेलवेज जो है वो मेजर रोल प्ले करती हैं लोगों को इधर से उधर ले जाने में। वाटरवेज जो है वो भी इफेक्टिव मीडियम है ट्रांसपोर्ट का, कहाँ पर, अलोंग द रिवर्स। कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली। तो यहाँ से ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये भी याद रखना कि जो कोलकाता पोर्ट है वो कहाँ है, रिवर हुगली के ऊपर। द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। तो जो प्लेन एरियाज हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है हर चीज़ें आसान होती हैं, चाहे वो रेलवे हो चाहे रोडवेज हो, हर चीज़ जो है बनाना ईजी होता है। टूरिज्म इज अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। उसी के साथ साथ टूरिज्म जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है मेजर रोल प्ले करता है इन बेसिन एरियाज में, क्योंकि देखोगे ताजमहल जो है रिवर यमुना के बैंक्स पे आगरा के अंदर, उसी के साथ साथ इलाहाबाद जो प्रयागराज है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस जगह है, जहाँ पर गंगा और यमुना जो है आपस में मिलती हैं। बुद्धिस्ट स्तूप जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। लखनऊ विद इट्स इमानबाड़ा, असम विद काजीरंगा एंड मानस विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड अरुणाचल प्रदेश विद अ डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर एंड सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ अ विजिट। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ की सारी चीज़ें जो हैं फेमस हैं और लोग दूर दूर से यहाँ पर टूरिज़्म के पर्पज़ से आते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में मानस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है असम के अंदर, वहाँ पे लोग घूमने आते हैं, लखनऊ के इमानबाड़ा को देखने आते हैं, आगरा में ताजमहल को देखने आते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, और ये सारी कहाँ पर लोकेटेड है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के। टू एक्सेलरेट द एफर्ट टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड टू पुट फोर्थ ऑन सैनिटेशन द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे बस याद रखना है कि जो सफाई को बढ़ावा देने के लिए, सैनिटेशन को जो है इनकरेज करने के लिए, जो हमारे जो पीएम है उन्होंने क्या करा था, एक मिशन लॉन्च करा था जिसका नाम था स्वच्छ भारत मिशन। और कब लॉन्च करा था, 2 अक्टूबर 2014 को, जिस दिन गांधी जी का जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर को, उस दिन। टू कंजर्व द रिवर गंगा नमामि गंगे प्रोग्राम हैज़ बीन इनिशिएटेड। तो आप देखोगे गवर्नमेंट जो है सफाई को बढ़ावा देने के लिए, नदियों को बचाने के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव परफॉर्म करती है। जैसे कि नमामि गंगे प्रोग्राम जो है वो कौन सी रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए बनाया गया, रिवर गंगा को। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। अब दोबारा से एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में हमने पढ़ा। ये लोकेटेड कहाँ है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ जो है इसका एक्सपेंशन है। और ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दे टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और बहुत सारे राज्यों तक ये फैला हुआ है जो हमने देखा उन राज्यों के बारे में। और अलग अलग टाइप की यहाँ टोपोग्राफी है, चाहे वो माउंटेन एरियाज हो चाहे प्लेन एरियाज हो। माउंटेन एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा,
नहीं है और प्लेन एरियाज में पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो करी जाती हैं। पैडी जो है वो ऐसी जगह पर ग्रो करी जाती है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। उसी के साथ साथ मेज, वीट, बहुत सारे जो ग्राम, मिलेट्स, ये सारी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज़ ऑफ हमको एनिमल्स भी देखने को मिलती हैं, रेप्टाइल्स भी देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ पर शिशु नाम की एक डॉल्फिन पाई जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र के फ्रेश वाटर के अंदर, जिसको ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो है हमने देखा कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बड़े बड़े शहर यहाँ पर लोकेटेड हैं। ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब 2-4 MCQ कर लेते हैं जिससे कि हमको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। हालांकि अपना चैप्टर तो यहाँ खत्म हो चुका है। टूकन्स आर द टाइप्स ऑफ, तो टूकन क्या था? बर्ड था। अगर आपको नहीं याद है तो मैं दिखा देता हूँ टूकन कहाँ पर है। अमेजन बेसिन में हमको टूकन नाम का बर्ड पाया जाता था। ये देखो, ये रहा टूकन। टूकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। पहले का आंसर तो टूकन हो गया, बर्ड। मैनियोक इज द स्टेपल फूड ऑफ, मैनियोक जो था, जो कसावा ट्री से बनाया जाता था, उससे मिलता था, ये कहाँ का स्टेपल फूड है? अमेजन बेसिन का। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर, कोलकाता जो है वो कौन से रिवर के पास लोकेटेड है? तो इसका आंसर क्या था? रिवर हुगली। देवदार एंड फिर्स आर द टाइप ऑफ, देवदार और फिर जो हैं वो कौन से टाइप के प्लांट्स हैं? कॉनिफोरस प्लांट्स हैं, डेसिडुअस ट्रीज हैं, या फिर श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? कॉनिफोरस ट्रीज। बंगाल टाइगर इज फाउंड इन, बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है? जो डेल्टा एरिया है वहां पर। तो आई थिंक सब चीज़ें आपको इजी वे में समझ में आई होंगी। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।